हेलो गाइस, दिस इज़ अमन बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है काफ़ी खासा रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सुपर 30 की हमारी सीरीज़ के अंदर ये पोल साइंस की वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर काफ़ी हमने विशेषता इंक्लूड करी है। लास्ट वीडियो में सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आज मैं सारे आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 28 क्वेश्चन रहेंगे, 28 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हम इनके बारे में कंप्लीट जान लेंगे क्या था, क्यों था, किसकी वजह से रहा या इसके परिणाम क्या निकले। इस हिसाब से हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए आखिर तक और समझते चलिएगा हर टॉपिक को। शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। गुट निरपेक्षता क्या है? नॉन अलाइंड कहा जाता है जिसे। गुट निरपेक्षता यानी गुटों से दूरी बनाकर रहने वाली राजनीति या गुटों से दूर अपने आप को रहना गुट निरपेक्षता कहलाता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। यदि आपके क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे? गुट निरपेक्षता से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी गुट में, खेमे में या समूह में शामिल ना होने की नीति का पालन करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। जैसे कि शीत युद्ध के दौरान इंडिया के द्वारा किया गया। इंडिया के साथ अन्य 4 देश और थे, ना तो वो अमेरिका के गुट में गया, ना ही वो सोवियत संघ के गुट में गया। इसी नीति का नाम क्या पड़ा आगे जाकर? गुट निरपेक्षता की नीति। आगे बढ़ते हैं। भारत सीटों और सेंटो का सदस्य, सीटो और नाटो का सदस्य क्यों ना बना? या उस समय वार्सो पैक्ट, सेंटो, जितने भी प्रकार के संगठन हुए थे, भारत किसी का भी सदस्य नहीं बना था, जिसके पीछे मुख्य रीज़न ये था कि भारत के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी वो गुट निरपेक्षता की नीति थी। यानी वो किसी भी गुट में, किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ और भारत के द्वारा यही बात रखी गई कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। अगर किसी गुट में या किसी खेमे में शामिल होंगे तो उसकी शर्तें, उसके नियम कानून और उसके अनुसार उसे चलना पड़ेगा। भारत ने अपनी स्वतंत्र राजनीति रखी, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पॉलिसी रखी और इन दोनों में वो नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। देतांत क्या है? डेटेंट क्या है? ये देखिए, डिटरेंस से बना है डेटांत या देटेंट, जिसका मतलब है उस समय दोनों के दोनों, जो अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आ गई थी, परंतु दोनों की दोनों बराबर विनाश करने वाली थी, बराबर विनाशकारी, और दोनों में से किसी ने भी युद्ध का खतरा नहीं उठाया। उसी चीज़ को देतांत बोला गया है। यहाँ पर शांति की स्थिति बनाए रखना, उस समय शांति की स्थिति बनी रही थी, दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी थी, शीत युद्ध की स्थिति थी, परंतु वास्तविक तौर पर किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। इसी चीज़ को यहाँ पर देतांत बोला गया है या डेटेंट बोला गया है, डिटरेंस कह सकते हैं आप लोग। पर 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आए और क्वेश्चन के ऑप्शन में शांति की स्थिति बनाए रखने की बात करी जा रही है तो कृपया करके इस पर टिक लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को ना बनाना, उनको कम करना, उनकी संख्याओं को सीमित करना, इसी चीज़ को बोला गया है निशस्त्रीकरण। अस्त्रों शस्त्रों की होड़ को कम करना। निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय है जिसके अंदर विध्वंसकारी अस्त्रों शस्त्रों की संख्या को कम किया जाता है, उन्हें कम से कम बनाया जाता है, उन्हें सीमित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोवियत प्रणाली का जन्म कब हुआ? सोवियत प्रणाली का जन्म 1917 की रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के तहत हुआ। देखिए, ध्यान से समझिएगा इसे। सोवियत प्रणाली का जन्म कब हुआ? जब सोवियत संघ का जन्म हुआ तभी तो सोवियत प्रणाली का जन्म हुआ होगा, तो वो 1917 में होता बोल्शेविक क्रांति के तहत। इसी चीज़ को बोला गया रूसी क्रांति या सोवियत प्रणाली का जन्म कब हुआ। इसको घुमा के भी पूछ सकता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व, सेकंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में बताया था कि जो अमेरिका और पूंजीवाद के समर्थक देश थे वो प्रथम विश्व कहलाए। इसी प्रकार जो समाजवाद के समर्थक थे वो देश क्या कहलाए? द्वितीय विश्व कहलाए। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद को परिभाषित कीजिए, पूंजीवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, आपको लग रहा होगा बेसिक से क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिल सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद क्या होता है? ऐसी व्यवस्था या ऐसी शासन प्रणाली या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर उत्पादन के सारे साधन सरकारी हस्तक्षेप के अंदर आते हैं। सरकारी नियम कानून बनाती है, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना उत्पादन होगा, वो सारी जो क्रिया है वो सरकार के हाथ में होती है। और सेम इसका अपोजिट होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद से देखिए, ये अपनाया था सोवियत संघ ने, और ये इसमें सारा प्राइवेट होता है बाय यूएसए, अमेरिका और उसके समर्थक देशों के द्वारा पूंजीवाद को अपनाया गया था। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद वह व्यवस्था होती है जिसके अंदर उत्पादन के सारे साधन निजी हाथों में आती है और अर्थव्यवस्था पर जो कंट्रोल होता है वो मांग व पूर्ति के आधार पर किया जाता है। इसी चीज़ को पूंजीवाद बोला गया है हमारी राजनीति के अंदर। आगे बढ़ते हैं।
इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या हुआ जब 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव को क्या नाम है IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा सलाह दी गई कि आगे बढ़ते हैं, अलग ढांचा अपनाते हैं। तो शॉक थेरेपी आई। शॉक थेरेपी के तहत ही जो जितने भी सरकारी प्लेटफॉर्म थे या जो इकोनॉमिक सेक्टर थे उनको निजी हाथों में दिया गया। तो इसी चीज़ को बोला गया है कि 1990 के दशक में जब सोवियत संघ के अंदर उत्पादन के क्या बोलते हैं ना ढांचों को या गैराजों को उल्टे सीधे औने पौने दामों में निजी हाथों में निजी स्वामित्व में सौंपा गया। इसी घटना को इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। सोवियत संघ से संबंधित है, दोबारा बता देता हूँ। सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है? इतिहास में सोवियत संघ के उत्पादन क्षेत्रों को जब औने पौने दाम में बेचा गया, उसी चीज़ को बोला गया इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? देखिए, शॉक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लाई गई। वास्तव में लाई ये नहीं गई थी, परंतु इसका नाम पड़ गया। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसे शॉक थेरेपी कहते हैं, जिसके अंदर बात क्या थी कि हम उदारवाद अपनाते हैं जो आज तक साम्यवाद में नहीं था। हम क्या अपनाते हैं? निजी स्वामित्व में पुनर्रचना करते हैं अपने ढांचे की, जो आज तक नहीं था। ये सुझाई किसके द्वारा गई थी? IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिखाइल गोर्बाचेव को दी गई थी। इसका नाम पड़ गया शॉक थेरेपी। 2 नंबर में पूछा गया शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी से हमारा अभिप्राय है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुझाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रेस सेंसरशिप क्या है? ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट वाले चैप्टर से लिया है। इसका मतलब होता है प्रेस पर सेंसरशिप लगाना, यानी मीडिया को कुछ भी प्रिंट करने से पहले या कुछ भी जनता तक पहुंचाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, उस बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी जिसके द्वारा इस पर सेंसरशिप लगाई गई है। जैसा कि सन 1975 में किया गया था, बिजली दफ्तर इनकी बिजली कटवा दी गई थी। इसी चीज़ को बोला गया है प्रेस सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका, सेम चैप्टर सेम टॉपिक। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से हमारा अभिप्राय पहले समझते हैं। हमारी जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी उसके फैसले, उसकी जो प्रोसीजर है काम करने का, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। प्रतिबद्ध न्यायपालिका वो न्यायपालिका होती है जो सरकार के अनुसार, सरकार की नीतियों के अनुसार अपने कार्य का अनुसरण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रीवी पर्स की ओर। देखिए, जब रजवाड़ों का विलय किया जा रहा था, उन्हें कुछ विशेष उनके राजाओं को कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जा रही थी। उन्हीं में से एक था प्रीवी पर्स। राजाओं को मासिक भत्ता दिया जाता था, प्लस उन्हें अलग से स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसी को प्रीवी पर्स कहा जाता है। इसे इंदिरा गांधी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप कन्फ्यूज हो जाए, सबसे पहले देखिए 1960 का दशक यानी 1960 से लेकर 70। आपको याद होगा 1962 का इंडो चाइना वॉर, 1965 का इंडो पाक वॉर। आप 2 नंबर में ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर मानसून फेल हुआ था, भारत के अंदर खाद्य संकट आया था। 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं 1 गो के अंदर। 14 क्वेश्चन और कंप्लीट करके सुपर 30 की इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर कांग्रेसवाद क्या है? देखिए, राम मनोहर लोहिया के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत का नाम पड़ा गैर कांग्रेसवाद, जिसके तहत अंदर ये बात थी कि छोटी छोटी पार्टियां इधर एक हो जाएं तो वो मिलकर कांग्रेस को हटा सकती है, कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। इसी सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? गैर कांग्रेसवाद। किसने दिया? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इनका मेन उद्देश्य क्या था? कांग्रेस हटाओ। ये क्या कहलाया? गैर कांग्रेसवाद। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान से पहली बात तो ये कब आया? बॉम्बे प्लान आया 1944। देखिए, भारत में नियोजित विकास वाला जो चैप्टर है हमारा वैसे 4 है, वैसे 3rd चैप्टर बन चुका है। उसके अंदर ये बात है कि बॉम्बे प्लान का मतलब था 1944 में दिया गया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि किस प्रकार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद पर आधारित होनी चाहिए, और उद्योगपति पूंजीवाद के समर्थक थे। ऑब्वियस सी बात है, उन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए निजी स्वामित्व दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को कि आने वाले वक्त में भारत के अंदर पूंजीवाद को अपनाया जाना चाहिए, ये व्यवस्था क्या कहलाई, ये प्लान क्या कहलाया? उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया बॉम्बे प्लान। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक गठबंधन क्या होता है? राजनीति में जब 1 से 2 या 2 से अधिक दलों का गठ बन जाता है, टीम अप हो जाता है, उसी चीज़ को बोला जाता है राजनीतिक गठबंधन कर लेना और उनके द्वारा शासन चलाना गठबंधन की राजनीति कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दल बदल की राजनीति क्या है? दल बदल की राजनीति से हमारा अभिप्राय है जब सांसद के द्वारा या विधायक के द्वारा बार बार अपना दल बदला जाता है, इसे ही दल बदल की राजनीति कहते हैं, जिसके बारे में आप
पढ़ चुके हैं। आया राम गया राम एक जुमला भी फेमस हुआ था, जिसके अंदर गयालाल के द्वारा बार बार एक ही दिन में लगभग 3 या 4 बार पार्टियों को, अपने दल को बदला गया था। इसे कहते हैं दल बदल की राजनीति। अब दल बदल कानून बनाया जा चुका है। दल बदलने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाएगा। चुनाव के परिणाम के बाद आप दल को नहीं बदल सकते। इस प्रकार के कानून बनाए जा चुके हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। नियोजित विकास की उपयोगिता बताएं। बेटे नियोजित विकास की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, उपयोगिता के बारे में आपसे पूछा है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है या इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए नियोजित विकास से फ़ायदा ये होगा कि आप प्लान करके विकास करने के लिए स्टेप बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे जाएंगे तो आपको विकास के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी आसानी रहेगी। यही इनकी उपयोगिता है। आगे बढ़ते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, इससे हमारा अभिप्राय है, ये जो सिद्धांत है मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर बात रखी गई थी कि भारत एक नहीं 2 कौमों का देश है, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान 2 कौमों के लोग रहते हैं और इन दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। तो इन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग उठाई मुस्लिम लीग के द्वारा इसी सिद्धांत को कि हिंदुस्तान, ये जो भारत है 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम कौम का। इसी को क्या कहा गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 राष्ट्रों वाला सिद्धांत। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? रजवाड़ों को भारत में विलय कराने के लिए जिस विलय पत्र पर या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए, उसी सहमति पत्र का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अंदर अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व के 2 कारण लिखिए कि 3 जो प्रथम आम चुनाव हुए उसके अंदर कांग्रेस का इतना वर्चस्व क्यों था, बोलबाला क्यों था, ऐसा क्या रीज़न रहा? तो समझते हैं इसके पीछे कारण। पहला, इसके ये जो 6 नंबर में क्वेश्चन फंसता है, चमत्कारी नेताओं का इसके अंदर हाथ था। सबसे पुराना दल, आज़ादी संघर्ष में इसका हाथ था, आज़ादी दिलाने में कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये 3 कारण मैंने आपको बता दिए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का प्रथम 3 आम चुनावों में प्रभुत्व या वर्चस्व बना रहा था। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है? सोशल सेफ्टी नेट जिसे कहते हैं, इसका जो मतलब है वो है कि सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर, इस प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए ताकि इन्हें भी कुछ भागीदारी अपने लिए मिल सके और ये आगे बढ़ सके। सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकार के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, रोजगार के अवसर प्रदान करने की सुविधाएं प्राप्त कराना। आगे बढ़ते हैं। नेम एनी 2 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन यानी आर्थिक संगठनों की बात कर रहा है। कैसे? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2 पूछे थे, 3 के नाम लिख दिए, कोई इशू नहीं है। वैश्वीकरण किसका मुक्त प्रवाह है? देखिए आप सभी को पता है, वैश्वीकरण विचार, संस्कृति और श्रमिक, तकनीक, इन सभी का मुक्त प्रवाह है। वैश्वीकरण के द्वारा ये मुक्त रूप से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचते हैं। तो बस बात खत्म। निषेध अधिकार क्या है? निषेध अधिकार का मतलब है कि किसी समूह के अंदर या किसी संगठन के अंदर कोई अन्य सारे पक्ष राजी हैं परंतु कोई एक पक्ष के द्वारा उसको निषेध अधिकार का इस्तेमाल कर लिया जाए। एक विशेष स्थिति होती है जिसके तहत यदि एक व्यक्ति या एक सदस्य उसका इस्तेमाल कर लेता है निषेध अधिकार का, तो बाकी का जो मत है चाहे वो सकारात्मक हो वो नील हो जाता है, उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। इसी को निषेध अधिकार बोला जाता है। ये अपने यूएनओ वाले चैप्टर से संबंधित है। पारस्परिक निर्भरता क्या है? फ्रॉम वैश्वीकरण। 2 मार्क्स में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है कई बार। पारस्परिक निर्भरता क्या है? देखिए वैश्वीकरण की वजह से 2 देशों की आपस में निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक देश दूसरे पर बहुत डिपेंड है, एक हाथ से लेता है दूसरा हाथ से देता है, इस प्रकार की चीज़ काफ़ी देखने को मिली है। इसी को बोला जाता है पारस्परिक निर्भरता। जब एक देश अन्य किसी देश पर या 2 देश या काफ़ी देश एक दूसरे के ऊपर जब निर्भर हो जाते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? पारस्परिक निर्भरता। जैसे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सब्जियां दी जाती है, पर पाकिस्तान की तरफ से छोड़ो, वो अलग मैटर है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। साफ्टा क्या है? देखिए लास्ट वीडियो में साफ्टा की फुल फॉर्म पढ़ी थी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया के देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। अब इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं। 2004 में साइंड, 1 जनवरी 2006 से प्रभावी।
ये क्या है, दक्षिण एशिया के देशों ने इस पर 2004 में साइन करे और 1 जनवरी 2006 से ये लागू है, प्रभावी है। जिसके अंदर क्या बात है कि ये लोग आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के अंदर, यानी एक ही क्षेत्र सीमा के अंदर इनका एक ही जैसा सर्कुलर होता है, वहाँ पर क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने करा है, यानी व्यापार को मुक्त रूप से आने जाने देंगे वस्तुओं को एक दूसरे के देशों की। ये थे आज के 28 क्वेश्चन। नाम तो सुपर 30 रहेगा, सुपर 28 तो मैं डालूंगा नहीं, कोई इशू नहीं है। काफ़ी अच्छा रहा, 1 गो में पूरी की पूरी वीडियो हमने कंप्लीट करी है। 28 क्वेश्चन थे, यहाँ से यहाँ तक रिपीट कीजिएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते नहीं होंगे, कई ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, अपने हिसाब से देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।